विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले भी आपके हॉस्टल में आया था और मैंने पूछा था कि पॉलिटिकली कमजोर होने से बीएसपी के आप लोगों के मॉरल में क्या फर्क पड़ता है, तो अब आपके मॉरल में क्या फर्क है जब बहन जी ने एकाएक से घोषणा कर दी कि शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को लखनऊ में किया जाएगा। सबसे पहले कि ये कि मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये महापरिनिर्वाण कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पे एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। हालांकि अभी तक मतलब बहन जी हमेशा मतलब कार्यालय पे मतलब श्रद्धांजलि सभा दिया करती थी, लेकिन इस बार जो 24 का चुनाव था लोकसभा वाला, इसमें लोगों को ऐसा लगा कि मतलब 2 ध्रुवों में चुनाव कर दिया गया, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, जिसपे लोगों ने काफी मतलब एक ही तरफ मतलब एक तरफा, हालांकि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बहुजन समाज पार्टी को डायरेक्ट निगलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार बहन जी ने बताने का काम किए हैं कि यह भारत जो है ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ केवल 2 ध्रुवों में चुनाव नहीं होगा, जब भी चुनाव होगा तो मल्टी से मतलब एक तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के मतलब मीडिया चैनल के द्वारा 2 ध्रुवों में चुनाव कर दिया गया, एक इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार बहन जी ने ये बताने का लोगों में संदेश देने का काम किया है कि अब कभी भी चुनाव होगा तो 2 ध्रुवों में नहीं, मतलब आप एक बात बताइए, बाइपोलर तो इसलिए कहा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहन जी ने टिकट दिया, काटा, फिर बदला, फिर ऐसे हुआ और वो पार्टी एक विधानसभा पे आ गई 22 में। जब 24 का चुनाव हुआ तो फिर बहन जी का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत तेजी से कम हुआ और जो संविधान का नारा दिया गया, संविधान खत्म हो जाएगा, उससे वोट बहुत कुछ पोलराइज हुआ, जो आप कह रहे हैं 2 तरफ। तो कहीं आप ये नहीं मानते कि बहन जी भी पार्टी के कमजोर होने के लिए उनकी रणनीतियां भी समय समय पर जिम्मेदार रही? जी कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी होता है ना कि जब किसी चीज का समय चढ़ता है तो बीजेपी का टाइम है, आज आने वाले टाइम में ढलेंगे, फिर जब अब बीएसपी मजबूती जब दिखाएगी, जब लोगों में दिखेगा कि यहाँ बीएसपी के लोग काफी एक्टिव हो गए हैं, बहन जी एक्टिव हो गई हैं, तो यही जो मतलब जो शिफ्ट हुए हैं इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, यही लोग जब देखेंगे कि बहन जी आ गई हैं, मतलब जमीनी स्तर पे चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, तो यही लोग बीएसपी को भी मजबूत करेंगे। अब इधर कुछ और हॉस्टल के मैं ये माना ये जा रहा है कि 9 अक्टूबर की रैली में आकाश आनंद की मजबूत लॉन्चिंग हो सकती है। आकाश आनंद में वो उम्मीद आप लोगों को दिखाई देती है? देखिए, अभी तक जो बहुजन समाज है वो बहन जी को ही फॉलो करते आया है। आकाश आनंद उनके परिवार के चिराग के तरीके से आए हैं, तो हो सकता है बहन जी बार बार उनको उठा के पुशअप करके और पब्लिक में लॉन्च करना चाह रही है, लेकिन कुछ लोगों की अभी असंतुष्टि उनसे है। लेकिन बहन जी वो 9 तारीख को फुल फ्लैश में उनको लाने की पूरी तरीके से उम्मीद है कि बहन जी को पूरी पार्टी है जो है वो आकाश आनंद के ऊपर डिपेंड कर देनी है। अब लोग हैं भाई, नाराज भी हो सकते हैं और कुछ लोग वो कहेंगे कि हमारा पत्ता कट गया, हम सीनियरिटी तौर पे आएंगे, तो यही सब चल रहा है। लेकिन पूरी तरीके से 9 तारीख का एक शक्ति प्रदर्शन है बीएसपी का यूपी में, क्योंकि बीएसपी पूरी तरीके से यूपी में ही अपना वर्चस्व दिखाने चाह रही है, क्योंकि अदर स्टेट में पिछले इलेक्शंस में उन्होंने लड़े लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो यूपी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ कि अच्छा लड़ी ही नहीं, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने कैंडिडेट दिए, टिकट्स दिए, उनके कुछ बयान थे जिनकी वजह से पब्लिक में हुआ। लेकिन लास्ट टाइम जो ये देखा गया कि कुछ ऐसे नैरेटिव्स आ गए थे कि इलेक्शन में 1 by 1 इलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो पूरा वोट था, जो दलित इंटेलेक्चुअल था, या कह सकते हैं जिन लोगों को लगा कि नहीं अगर बीजेपी डोमिनेट सत्ता में आ गई तो कुछ उनके अधिकार को खत्म कर देगी, इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया और इंडिया गठबंधन ने अपने जो टिकट्स में वितरण किया था, जो पीडीए का उनका नारा था, जो बहुजन समाज को लेकर चलने का नारा था, उसका उनको डायरेक्ट एडवांटेज मिला और अच्छी अच्छी सीटों पर वो लोग जीत गए। जिन लोगों का कोई नाम नहीं होता था, जैसे सुल्तानपुर की सीट आप देख लीजिए जहां पे निशाद साहब जीत गए मेनका गांधी के सामने, तो ये सब विपक्ष की स्ट्रेटजी थी और उन्होंने अपना फॉलो किया और वो जीत गए। जिन सीटों पर लोकसभा के बीएसपी का दबदबा ज्यादा था, वो सीटें भी इंडिया गठबंधन ज्यादातर जीत गई, जहां पर बीएसपी का दबदबा था। उसकी यही लास्ट टाइम यही देखा गया था कि जो
जो बोर्ड था, जो कुछ बीजेपी के स्टेट जीट थी, उनके थ्रू जो है संविधान का मुद्दा आ गया था और भी जैसे आरक्षण का मुद्दा आ गया था। इन दोनों मुद्दों ने इंडिया गठबंधन को बहुत लॉबी फायदा किया और जिसकी वजह से जो बीएसपी सीट जीतने वाली थी वो भी हार आपको लगता है कि बीएसपी में वो दमखम है कि अपनी पुरानी ताकत को वापस पा पाए? अभी भी जो इंटेलेक्चुअल्स में जो स्टडी चल रही है, जो भी चल रही है, वो भी यही, उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कहीं न कहीं पहले बीएसपी को रिप्लेस करो, देन उसके बाद में हम अपना देख लेंगे। अभी भी जो पब्लिक मॉस में चल रहा है कि बीजेपी को रिप्लेस करो, देन उसके बाद में हम अपनी स्ट्रेटजी बना के, यानी बीजेपी को, तो बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी, अरे बहुत सारी दिक्कत है। आप देखिए ना, लेटर एंट्री उन्होंने कर दिया, यूपी में वाइस चांसलर देख लीजिए, तो अपना कहीं न कहीं वो लोग वर्चस्व कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 85% समाज है, जो बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख लीजिए, अभी भी उसका कोर्ट में मैटर लटका हुआ है। तो कहीं न कहीं जो अभी देखिए, आप सीतापुर की घटना को देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं, उनमें कहीं न कहीं लग रहा है कि जो समाज है वो पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है। हाँ जी, आप बताएं, आप अपना नाम बताएं। राजू नाम है सर। क्या करते हो? अभी सर स्कॉलर है। कहाँ रहते हैं आप? यही सर छात्रावास में रहता है। तो आपके क्या विचार हैं? मैं जानने आया हूं कि नौजवान जो बसपा के साथ जुड़ा हुआ था या जिसकी फैमिली बसपा के साथ समय से जुड़ी हुई थी, उनका अब मायावती के 9 अक्टूबर के ऐलान के बाद उनके अंदर क्या बातें चल रही है कि अब ये क्या नया कार्यक्रम बहन जी 9 अक्टूबर को करने वाली है? देखिए, वो अभी तक मौन थी और वो जब भी हुंकार भरती हैं तो एक बड़े बदलाव को अंजाम देती हैं। जिस तरीके से आप समय समय पर देखते होंगे, अगर वो रमाबाई अंबेडकर पार्क भरने की अगर किसी में क्षमता है देश के अंदर, तो वो बहन जी में ही है। और बहन जी ने हुंकार जो भरी है, तो मुझे लगता है कि रमाबाई नहीं, पूरा लखनऊ जाम होने वाला 9 अक्टूबर को। तो ये बड़ा कार्यक्रम है और इससे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। तो ऐसे समय में क्यों कर रही हैं? आपको क्या, ठीक है काशीराम जी का परिनिर्वाण स्थल है, लेकिन इस समय उनका करने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मकसद ये है कि जो उनकी विचारधारा थी और जिस तबके के लिए, बहुजन समाज के लिए उन्होंने जो एक वैचारिकी पे काम किया था, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमज़ोर हुई हैं। तो मुझे लगता है उनको भी ये आभास हो गया है कि अगर हम, जिसके लिए हमको मान्यवर काशीराम साहब ने इतना बड़ा दायित्व तो सौंपा था बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं वो लगातार धरातल पर कमज़ोर दिख रही है लगातार चीज़ों के लिए। तो इसी के चलते उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम ये तय करेंगे कि जो हमारी बहुजन विचारधारा कमज़ोर हुई है या हमारे अपने लोगों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, लेटरल एंट्री की बात करें, या हम अभी छात्रावासों में एक ट्रायल चल रहा है कि 30% जनरल और ओबीसी के लोगों को डालने का प्रयास है। अभी 28,000 जो बंद करने का स्कूल का काम किया गया। तो हम देखेंगे कि उन्होंने, वो जानती हैं कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में किसका एनरोलमेंट है। अभी आप चौंकाने वाले आंकड़े आप देख रहे हैं, लगातार वो ट्रायल पे ट्रायल कर रही भारतीय जनता पार्टी, जबकि उसको नहीं करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को उठा के देख लीजिए, चाइना को उठा के देख लीजिए, तो उसने सबसे पहले शिक्षा और हेल्थ पे काम किया। बहन जी भी जानती हैं यहाँ का बहुजन तबका कहाँ पढ़ने जाएगा, सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएगा। उन्होंने कम से कम एक झटके में 50,000 स्कूल खोल दिए प्राइमरी, लेकिन ये लगातार 10 साल में लगभग 40,000 के आसपास स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे बंद कर दिया। अब जिस स्कूल में आप बता रहे हैं कि पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप अपने उनसे जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करिए ना, वो किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। अभी मैं एक दिख रहा था तेलंगाना की घटना में देख रहा था, जहाँ पे एक स्कूल में एक बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए टीचर भी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीज़ें तय करने के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तेलंगाना का मॉडल है जहाँ पे एक बच्चे के लिए एक स्कूल, एक टीचर, एक उसका सफाई कर्मचारी है। वहीं पे एक तरफ आप जो है जिसमें 60 बच्चे से कम है, 50 बच्चे से कम है, वहाँ पे फैसला ले रहे हैं। तो एक असमान इंडिया में ही आप 2 भारत का बात कर रहे हैं ना। एक तरफ एक बच्चे के लिए एक स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, दूसरी तरफ खोले हुए आप में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि आप शिक्षा के नाम पे सरकार में आ सकें। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, बहुत सारे लोग दबी जुबान में जो ये बात कहते हैं कि मायावती जी में कुछ न तो कुछ बात है जिससे वो दब जाती हैं, आप लोगों को भी लगता है? नहीं, देखिए, वो उनके पास खानदानी विरासत नहीं थी,
तो जब खानदानी विरासत नहीं होती है, अब आप आए हैं बहुत दिन के बाद, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ एक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, चलिए आप तो वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। जो बहुजन नेता हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके खिलाफ कुछ भी प्रोपेगेंडा तय किया जाता है, उसको टीआरपी भी मिलती है, उसको विज्ञापन भी मिलता है, वो लगातार चलता रहता है और उसकी राजनीति खत्म कर दी जाती है। तो एक बहुजन नेता है, उसको सब कुछ देख के चलना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ क्या तय किया जा रहा है। तो इसलिए वो समय समय पे चीज़ों को देखती हैं, कहाँ पे ज़्यादा दमन हुआ है। अभी हम विश्वविद्यालयों की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, जो स्कॉलर्स हैं या जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें बहुत बुरी तरीके से पक्षपात है। जो अभी तक जो एक सिस्टम था, पारदर्शिता थी, उसमें बहुत बुरी स्थिति है। वो अभी बिहार की एक घटना आ रही, 57 साल के व्यक्ति को प्रोफेसर बना दिया जाता है। तो किन योग्यता, क्या मानक है, टाइल पे टाइल ले रही है कि बहुजन कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जागना चाहिए बहुजनों को और एक बदलाव को अंजाम देना चाहिए।